Hi everyone, welcome to Science Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So मैम आपके लिए लेकर आ गई है रॉकेट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। काफी सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं क्योंकि इसमें आते हैं बड़े बड़े दो रूल जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स रूल। बट घबराने की जरूरत नहीं है यार, मैं आपको एकदम शूशटाक से रॉकेट रिवीजन करवा दूंगी इस चैप्टर का। उसके बाद आप मेरे सेशंस जाकर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। और जुड़े रहो हमारे साथ यार, मैं आपके लिए लगातार इंटरेस्टिंग सेशंस लाती जा रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अगर अभी तक आप एक न्यू यूजर हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक टर्म करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक करंट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी माना गया है जिसका आपके पास ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट कहीं अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन में फंसा दिया जाए दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, वेक्टर और अ टेंसर क्वांटिटी, तो आप हमेशा टेंसर मार्क करके आइएगा बिकॉज टेंसर ऑफ रैंक 0 इज नथिंग एल्स बट स्केलर ओनली। सो ये थी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगर आपके पास कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी बैटरी ना लगाई हो या कोई भी सोर्स कनेक्ट ना किया हो, उस टाइम पर जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो होता है रैंडम मोशन। कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहा है। एंड ये मोशन होता किसकी वजह से, ड्यू टू द टेम्परेचर की वजह से। सो थर्मल मोशन जो रहता है इलेक्ट्रॉन्स का वो रैंडम रहता है, वो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं फ्लो करते हैं। और जब बेटा किसी पर्टिकुलर दिशा में फ्लो नहीं करते हैं ना, तो करंट भी नहीं बनता है। तो इस टाइम पर अगर हम बात करें व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्सेज कनेक्टेड, एट दैट टाइम करंट इज जीरो। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। बट व्हेन बेटा जब उनके साथ एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दिया जाता है, एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर दिया जाता है, उस टाइम पर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ भागने लगते हैं और इस टाइम पर हम क्या बोलते हैं कि करंट बनने लगा है। सो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, Vd इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइडेड बाय एम यानी कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इनटू टॉ। टॉ इज व्हाट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो उसके रास्ते में बहुत सारे कर्नल्स भी आ रहे हैं। कर्नल्स क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। ठीक है, तो रास्ते में चलते चलते कोई भी कर्नल ना आए और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस टाइम स्पैन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। आई होप द टर्म्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। मोबिलिटी जहां तक बात आती है, मोबिलिटी इज ईज ऑफ मूवमेंट। कोई चार्ज कैरियर कितना इजीली मूव कर सकता है उसको हम मोबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा अपने पास मोबिलिटी का फॉर्मूला। मोबिलिटी इज इक्वल्स टू Vd डिवाइडेड बाई ई, वेयर Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए रिलेशनशिप बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड एज वेल एज बेटा रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट करंट इज इक्वल्स टू वीना। करंट एक लड़की का नाम है जिसका नाम है वीना। V stands for drift velocity, E stands for electronic charge, N stands for number density, A stands for cross sectional area. So current is what? Current is Vina. बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। अब जब मैं N की बात कर रही हूँ, N होता है यहाँ पे स्मॉल n इज बेसिकली व्हाट बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। कैपिटल N इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज रेजिस्टेंस। तो अगर सारी फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट है, उसी टाइम पर बेटा हमारे पास जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती है, अगर प्रेशर चेंज होता है तो भी रेजिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी बेसिक जो आपको पता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं उस टाइम पर जो पॉजिटिव आयन्स या कर्नल्स बैठे हैं, जो रुकावट बन के बैठे हैं, बेसिकली दे आर नथिंग एल्स बट व्हाट,
a kind of resistance only to the movement of what? To the movement of electrons. So यहाँ पर बेटा resistance का जो बचपन से formula पढ़ा है that is rho L by A, where rho is what? Specific resistance या resistivity, L is length and A is a cross sectional area. अगर हम बात करें length हम 1 मीटर ले रहे हैं, cross sectional area भी हम 1 मीटर का स्क्वायर ले रहे हैं, उस टाइम पर resistance को बेटा एक specific नाम से जाना जाता है which is referred to as specific resistance. अब ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं आर एंड रो वाले, बेटा ये फॉर्मूलाज आपके नॉर्मल डेरिवेशन से आते हैं. अगर आपने मैम का महामैराथन देखा है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक कवर करवाए हैं सारे चैप्टर्स, सो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इनकी डेरिवेशंस को वहां से देख लेना है. ठीक है, अगर आपने डेरिवेशंस देख रखी हैं ऑलरेडी तो आप जल्दी से फॉर्मूलाज को एक बार देख लेंगे. आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है ना बेटा, तो रो यहाँ पे क्या है? एम डिवाइडेड बाय एन. अब एबीसीडी में भी एम के बाद एन आता है, तो एम के बाद एन E का स्क्वायर इंटू टॉ, m डिवाइडेड बाय n E का स्क्वायर इंटू टॉ, वेयर टॉ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है जी. सो चलें आगे बढ़ते हैं. चलिए अब अगर हम बात करें ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की, तो बेटा ओहमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि उनके केस में जो रेजिस्टेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है. V वर्सेस I का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा. नॉन ओहमिक के केस में बेटा स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बनता, रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार चेंज होती जाती है. ठीक है, सो दिस इज अ नॉन ओहमिक कर्व जिसमें आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. तो ऐसे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं आर रेफर टू एज नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, जिनमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा सिंपली अपने पास सेमीकंडक्टर्स की एग्जाम्पल ले सकते हो, गैलियम आर्सेनाइड की एग्जाम्पल ले सकते हो. आपके एनसीईआरटी में दोनों के ग्राफ्स भी गिवन है, दैट आर इंपॉर्टेंट, उनको एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट जूल्स हीटिंग इफेक्ट. जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है? द हीट विच इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर. अगर किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो जा रहा है बेटा किसका, अपने पास करंट फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पर जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आई स्क्वायर आर इंटू टी है, वेयर बेसिकली आर इज रेजिस्टेंस, आई इज करंट, टी इज बेसिकली व्हाट बेटा? टी यहाँ पे क्या है? बोलो शाबाश. टी यहाँ पे क्या है? टाइम है. टी इज व्हाट? टी इज टाइम. ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको पता है कि अगर किसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें से हीट भी ज्यादा होगी. ठीक है, एंड अगर हम बोल रहे हैं करंट की वैल्यू ज्यादा है तो जिसमें से करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो वहां पर भी हीट क्या होगी? ज्यादा होगी. सो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. पावर के बेटा अपने पास इलेक्ट्रिकल पावर के गिने चुने 2-3 फॉर्मूलाज हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट. उसके बाद ओम्स लॉ से खेलते जाओ. ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला भी आ जाएगा I स्क्वायर इंटू आर, और ओम्स लॉ से V स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला भी आ जाएगा. बात आती है कि मैम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? बेटा जब करंट की बात हो रही है और रेजिस्टेंस साथ में गिवन है, या फिर अब जब सीरीज की बात हो रही है और साथ में रेजिस्टेंस गिवन है तो आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है. और बेटा पैरेलल के केस में वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करना है V स्क्वायर बटा आर वाला. ठीक है, पावर के आपके पास यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? वॉट होते हैं. ठीक है, पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? वॉट होते हैं. नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यूनिट लेंथ, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, अब रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी. ठीक है, यूनिट्स आप सामने है, आपके सामने है. कंडक्टेंस के जो यूनिट हो जाएंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे? साइमन हो जाएंगे या ओम इनवर्स हो जाएगा. सिमिलरली कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगा. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे. रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल वैसे सिलेबस में से रिड्यूस्ड है बट बिल्कुल बेसिक है. आपको पता है जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है. ठीक है, अगर पैरेलल में आप इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने 4 रेजिस्टर कनेक्ट किए R रेजिस्टेंस के, तो बेटा आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब जो रेजिस्टेंस होती है ना बेटा दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि अगर मटेरियल आपके पास कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और लॉयज है, इंसुलेटर्स है, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये वाला टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, सो बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर बोल लिया जाए या मेटल बोल लिया जाए, तो उसके केस में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, अब जरूरी नहीं है ऑलवेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग ही हो, टेम्परेचर डिक्रीजिंग का कंडीशन भी आ सकता है. तो इसको ध्यान से समझना है पेपर में कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, कंडक्टर को, मेटल को इस चीज का घाटा होता है, फायदा नहीं होता. टेम्परेचर बढ़ने से रेंडमनेस बढ़ती है, रेंडमनेस बढ़ने से 2 चीजें हो सकती हैं, या तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे या रिलैक्सेशन टाइम कम होगा.
बट हमेशा याद रखो कंडक्टर के पास बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हैं तो उसको अपने चार्ज कैरियर्स का नंबर नहीं बढ़ाना, वो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू को कम करता है। कॉरस्पॉन्डिंगली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। तो जब रिलैक्सेशन टाइम कम होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो कंडक्टर को टेम्परेचर बढ़ने का फायदा या नुकसान, नुकसान होता है, ठीक है। सो उसके केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोलो, सॉरी कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। उसको नुकसान होता है ना, कंडक्टर वैसे तो कितना अच्छा होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बट जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। और आपको एक चीज याद होनी चाहिए दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में बेटा उल्टा होता है। इसके केस में फायदा होता है हमें, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, बोलो, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की वैल्यू उस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अलॉयज अपने हाथ में है, हमने बनाया है, मिक्सचर ऑफ 2-3 मटेरियल, सो उस केस में अपने पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी नियरली अनइफेक्टेड रहती है, ठीक है। कंडक्टर्स के केस में, मेटल्स के केस में अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स के केस में नेगेटिव होती है। और आपके पास अलॉयज के केस में बेटा ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड रहता है क्या, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल सेल। बेटा जब मार्केट से हम सेल लेकर आते हैं उसके ऊपर जो वैल्यू दी होती है दैट इज बेसिकली द ईएमएफ वैल्यू, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओपन सर्किट वोल्टेज है जब आपके पास सर्किट में हमने सेल को यूज नहीं किया है। उसके बाद जब हम सेल को सर्किट में यूज कर लेते हैं उस टाइम पर सर्किट कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। उस टाइम पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस द लोड रेजिस्टर उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अगर सेल डिस्चार्जिंग है, सेल की क्षमता एनर्जी लूज हो रही है, उस केस में टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, कम होती है ईएमएफ से। अगर सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, हम बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं सेल को, उस केस में आपके पास टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होती है, किससे, ईएमएफ से, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड अ सर्किट जा रहा होता है उस टाइम पर उसके अंदर एनर्जी भरी जाती है। सो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है ना बेटा वो एक तरह की रेजिस्टेंस ऑफर करता है सेल को, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, बाहर से लगाई हुई रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करती है, एरिया इमर्स्ड इन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करती है, एज वेल एज बेटा कॉन्सेंट्रेशन एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। सो आई एम होपिंग कि आप ये चीज याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की तरफ। आप सेल्स जो हैं वो सीरीज में भी लगा सकते हो, पैरेलल में भी लगा सकते हो। अगर हम एन आइडेंटिकल सेल को कनेक्ट करते हैं सीरीज में उस टाइम पर बेटा अपने पास करंट क्या हो जाता है, नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। आर इंटरनल क्या हो जाएगा बेटा, जब सीरीज में लगाए हैं तो सारी रेजिस्टेंसेस प्लस होती जाएंगी यानी कि एन इंटू आर। कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ऊपर बेटा ईएमएफ क्या हो जाएगा, सारे के सारे सेल्स का ईएमएफ हम नॉर्मली ऐड करते चलेंगे, दैट विल बी इक्विवेलेंट ईएमएफ। ये सीरीज के केस में होता है, ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द केस ऑफ सीरीज। अब फॉर यूजफुल सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हम यूजफुल सीरीज कॉम्बिनेशन चाहते हैं उस केस में हमारा जो बेटा आर एक्सटर्नल होता है ना, जो हम बाहर से रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किससे, आर इंटरनल से। अगर एम सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बेटा पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, इसलिए आप देख सकते हैं ई नेट की वैल्यू ई है, बट अगर हम पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें दैट विल बी आर बाय एम। और यहाँ पे यूजफुल कंडीशन क्या होता है बेटा कि आर बाय एम की वैल्यू ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन आ जाता है एम इंटू एन वाला। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एन when n is equals to m into l cells are connected, mixed grouping की गई है, m rows हैं अपने पास and each rows contain n cells in series। m rows हैं और हर एक रो में n cells हैं, तो बेटा अगर हर एक रो में n cells हैं तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, n into e,
ठीक है। अब इधर भी N/E है, इधर भी N/E है, इधर भी N/E है, इधर भी N/E है, लाइक सो ऑन, ठीक है। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, N/R डिवाइडेड बाय बेटा टोटल नंबर ऑफ रोज, दैट इज M। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट इन दैट केस। और इस कंडीशन में, मिक्स्ड ग्रुपिंग के कंडीशन में, R एक्सटर्नल R इंटरनल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज बेसिकली द यूजफुल कंडीशन। आगे चलेंगे बेटा, जब हम दो आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, तब उस टाइम पर जो सिलसिला रहता है वो हमें पता है। बट अगर दो आइडेंटिकल सेल्स नहीं है, दोनों के डिफरेंट ईएमएफ है, E1 एंड E2 है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, R1 एंड R2 है, उस टाइम पर बेटा E इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2। और इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉर्मल पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन है आप वो लगा लोगे, ठीक है जी। आगे चलेंगे, किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके ऊपर बेस्ड चांसेस आर वेरी ब्राइट कि न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। दो तरीके के लॉज होते हैं, एक फर्स्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ। किसी एक जंक्शन पॉइंट पर जहां पे 3 या 3 से ज्यादा वायर्स मिलती हैं उसको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। किसी एक जंक्शन पॉइंट पर जितना करंट एंटर कर रहा है उस जंक्शन पॉइंट से उतना ही करंट लीव करता है। और अगर हम बात करें सेकंड लॉ की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, यानी कि केवीएल की, तो केवीएल क्या कहता है कि अगर आपके पास क्लोज्ड सर्किट है तो उस सर्किट में जितने भी सेल्स हैं या फिर रेजिस्टेंसेस लगे हैं उन सबके अबाउट आप पोटेंशियल ड्रॉप देखो, तो ओवरऑल सेल में, अगर ओवरऑल सेल में और रेजिस्टेंसेस में आप पोटेंशियल ड्रॉप को विद साइन ऐड करते चलोगे और आपका लूप क्या है, क्लोज है, तो ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। अब इसके ऊपर बेस्ड दो चीजें आ सकती हैं बेटा। किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट पूछा जाता है कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है? प्रिंसिपल नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है? फर्स्ट KCL, तो आप बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर बेस्ड है। सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस, सो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्यारा सा कॉम्बिनेशन है बेटा 4 रेजिस्टर्स का। अगर लेट्स सपोज हम मान के चल रहे हैं कि इस बीच वाली ब्रांच गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आपके पास P डिवाइडेड बाय R, दिस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। ये रेशियो फॉलो होगी, ये रेशियो बराबर होगी, तब हम बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं गुजर रहा है। एंड अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं गुजर रहा है, दैट मीन्स दैट हमारा जो पोटेंशियल B पॉइंट का है दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल है D पॉइंट। अगर पोटेंशियल बराबर होगा बेटा तभी तो करंट फ्लो नहीं ना करता। करंट का कैसे फ्लो करता है, कब फ्लो करता है करंट? व्हेनेवर देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब करंट फ्लो करता है। बट यहां पर हम देख सकते हैं देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस केस, ठीक है। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे बेटा, in this particular case this condition is referred to as balanced Wheatstone bridge। दो तरीके के व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं, एक नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये कंडीशन फॉलो रहती है, ठीक है। सो आई एम होपिंग बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 का एकदम शूशड़ाक रॉकेट रिवीजन मैम ने करवा दिया है। सो आई एम होपिंग कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है। प्लीज मेक श्योर दैट कि आप अपना प्यार मैम के साथ लगातार बनाए हुए हैं। मैम आपके लिए लगातार बेटा सेशंस बनाती जा रही है, मेहनत करती जा रही है, क्योंकि मैं अपनी आर्मी को सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल होते हुए ही देखना चाहती हूँ। एंड बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। सारे सेशंस को फॉलो करते रहो, मैम के साथ जुड़े रहो इस चैनल पर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, बिकॉज यू आर द ओनली सोर्स यार जो कि मैम की मेहनत को सब बच्चों तक पहुंचा सकता है, ठीक है। सो विश यू गुड लक, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, स्टे ट्यून्ड एंड don't forget to like the session.